स्टूडेंट्स, अब जो इस चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो लास्ट टॉपिक है वो है सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा। देखिए बच्चे, सीड का जर्मिनेशन ना होने के दो कारण है। पहला है एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल रीजन, कि भाई एटमॉस्फेयर जो है वो सही नहीं है। सीड तैयार है जर्मिनेशन करने के लिए, लेकिन एटमॉस्फेयर जो है वो रेडी नहीं है, मतलब जैसी कंडीशन उसको चाहिए वैसी नहीं है। तो हम इसे कहते हैं क्यूसेंट फेज, कि भाई जो सीड है वो अपने क्यूसेंट फेज में है, मतलब शांत है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। और दूसरी बात है, एनवायरमेंटल कंडीशंस तो बहुत अच्छी हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस तो फेवरेबल है, लेकिन सीड ही खुद तैयार नहीं है जर्मिनेशन करने के लिए। तो मतलब सीड अंदर से रेडी नहीं है, सीड रेडी नहीं है जर्मिनेशन के लिए, तो इसे कहते हैं डोरमेंसी। तो देखिए, डोरमेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो प्लांट से रिलेटेड है, सीड से रिलेटेड है। तो ये सीड का अपना खुद का ही एक कारण है, अपना खुद का डिसीजन है कि भाई अभी मैं जर्मिनेट नहीं करूंगा, इसे हम डोरमेंसी कहेंगे। देयर आर सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल। बाहर की कंडीशन बड़ी शानदार है, लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसे हम क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, देखिए ये जो सीड्स है जो खुद तैयार नहीं है, सो सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग ए पीरियड ऑफ डोरमेंसी। जैसे सर ने आपको बता दिया कि भाई वो डोरमेंसी में है, अभी नहीं जर्मिनेट कर सकते क्योंकि खुद तैयार नहीं है। देखिए, द डोरमेंसी विच इज कंट्रोल्ड नॉट बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट आर अंडर एंडोजीनियस कंट्रोल और कंडीशन विद इन द सीड इटसेल्फ, कि भाई सीड की खुद की प्रॉब्लम है, ये वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, कंडीशन तो फेवरेबल है, तो अपन उस सीड को कह रहे हैं डोरमेंट सीड। बिल्कुल। अब वो अंदर की कंडीशंस क्या है सीड की? देखो, सीड की जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप तो पाएंगे सीड में बाहर हार्ड सीड कोट होता है, टेस्ट की बात करते हैं हम। तो हार्ड सीड कोट कई बार इतना हार्ड है सीड का कि टूटना ही नहीं चाह रहा, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा। दूसरा, अब जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड होते हैं, जैसे एप्पल के अंदर फ्रूट के अंदर सीड है। हम कहते हैं सीड जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। मान लीजिए एक फ्रूट के अंदर जो सीड है वो मैच्योर है, पूरा फुल मैच्योर हो गया है, जर्मिनेशन के लिए भी रेडी है, लेकिन वो कभी भी फ्रूट के अंदर से जर्मिनेट नहीं करेगा। उसका कारण क्या है कि जो फ्रूट का पल्पी पार्ट होता है ना, उसमें रहते हैं एंटी जर्मिनेटिंग केमिकल्स, और जो एंटी जर्मिनेटिंग केमिकल्स हैं वो जर्मिनेशन होने नहीं देते। सोचिए, अगर फ्रूट में से ही प्लांट नया निकल जाता तो फिर हमें शायद प्लांट को ही मिट्टी में लगाना पड़ता, फ्रूट तो हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि फ्रूट वाला न्यूट्रिशन तो सारा सीड खा जाता। तो फ्रूट के पल्पी पार्ट में एंटी जर्मिनेटिंग केमिकल्स होते हैं जो कि सीड का जर्मिनेशन नहीं होने देते। तो देखो, यही कारण तो है कि फ्रूट से सीड को निकाल के पहले उनको सुखाना पड़ता है ताकि उनकी बाहर वाली सरफेस ड्राई हो जाए और जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे हट जाए। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट एक कारण हो गया। प्रेजेंस ऑफ द केमिकल इनहिबिटर्स सच एज एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो जर्मिनेशन नहीं होने देते। एंड इमैच्योर एम्ब्रियो, इवन केमिकल भी कोई नहीं है, सीड कोट भी इतना हार्ड नहीं है, लेकिन सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अभी पूरी तरह से डेवलप हुआ ही नहीं है, तो कहता है मैं ही डेवलप नहीं हूं तो मैं कैसे जर्मिनेट करूं, तो वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। सम ऑफ द रीजन विच कॉज द सीड डोरमेंसी, ये कुछ सीड के खुद के इंटरनल फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जिनकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। बिल्कुल सर। अब देखिए बच्चों, ये जो डोरमेंसी है, क्या मतलब कि ये सारे केमिकल्स हैं, हार्ड सीड कोट है, अगर ये ऐसे अपन कहें कि भाई ये तो डोरमेंट हो गया, तो क्या सीड उग नहीं सकता? बिल्कुल उग सकता है। कैसे? द डोरमेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मींस, कि उन्होंने ऐसे नेचुरल मींस अपने डेवलप कर रखे हैं जिनसे वो इस डोरमेंसी से, जैसे कि एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ, धीरे धीरे एम्ब्रियो जब मैच्योर हो जाएगा तो ये अपने आप डोरमेंसी खत्म हो जाएगी और जर्मिनेट कर पाएगा। तो ऐसे कुछ उनके पास नेचुरल मेथड भी है और कुछ अदर मैन मेड मेजर्स भी है, कि भाई हम अगर हमें जर्मिनेट करवाना है तो अपन ये चाहते हैं कि उसकी डोरमेंसी खत्म करनी है। जैसे कि हार्ड सीड कोट, तो इस हार्ड सीड कोट को अपन पहले क्या करें, नाइफ से वो कर दे, सॉफ्ट कर दे, छील दिया, या फिर अपन उसको डाइजेस्ट करवा दे। तो ऐसा करके अपन मैन मेड भी ऐसे बहुत सारे मेथड है जिनसे इनकी डोरमेंसी को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल भी तो है कि अगर सीड कोट हार्ड है ना, तो सीड कोट की हमने पढ़ा है इम्बाइबिशन, भी सीड कोट जो है या सीड जो है उनके अंदर इम्बाइबिशन हो जाता है, इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होता है, वो प्रेशर जो होता है वो सीड कोट को काट देता है, तोड़ देगा। तो देखो, फॉर एग्जांपल द सीड कोट बैरियर इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय द मैकेनिकल एब्रेशंस,
जैसे कि सर ने बताया आपको कि भाई सीड कोट हार्ड है, चाकू लो, ब्लेड लो, ऊपर से छील दो। हार्ड सीड कोट जो है उसको पतला कर दो छील के, है ना, पील ऑफ कर दिया। या फिर सैंड पेपर है, सैंड पेपर से रगड़ दो, रेग मार्क जिसको हम कहते हैं, है ना। या वाइग्रेस क्या करो, शेकिंग करो कि बोतल के अंदर सीड्स को डालो, ढक्कन बंद करो, फुल शेक करो, सीड इधर उधर एक दूसरे टकराएंगे, उनका हार्ड सीड कोट जो है वो वीक हो जाएगा और उसके जर्मिनेशन के लिए इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। और नेचर में दीज एब्रेशंस आर कोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन। अपन कह भाई ये तो हमने किए मैन मेड, क्या नेचर में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए सीड जब सोइल में लगाते हैं तो वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स है, वो क्या करेंगे, सीड कोट का डिग्रेडेशन कर देंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे तो उससे सीड कोट हट जाएगा। एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, कि कुछ सीड ऐसे हैं जो एनिमल्स जब फ्रूट को खाएंगे तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाएंगे। अब जब डाइजेशन के अंदर से जाएंगे तो उनको बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी उन पर, जैसे HCl है मान लीजिए, वो उसके सीड कोट को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। और जब वो बाहर निकलेंगे एक्सक्रीटा के साथ वापस से, तो बाहर सोइल पे ही तो आएंगे, फिर जर्मिनेट कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटरी सब्सटेंसेस, जो कि इनहिबिटरी सब्सटेंस हमने पढ़ा, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड या पैरा एस्कॉर्बिक एसिड है, इनको भी रिमूव किया जा सकता है बस सब्जेक्टिंग द सीड टू द चिलिंग कंडीशन। सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट दें, मतलब वर्नालाइजेशन की बात हो रही है, चिलिंग ट्रीटमेंट सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक द जिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स। ये जिब्रेलिक एसिड, नाइट्रेट्स ऐसे केमिकल हैं जो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और जर्मिनेशन के लिए उसे रेडी करते हैं। जी बिल्कुल। और बच्चों देखिए इनके साथ साथ, ये तो सारे मेथड्स हमारे हो गए, इनके साथ साथ चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर आर अनदर मेथड्स टू ओवरकम दी सीड डोरमेंसी। कि लाइट और टेम्परेचर भी है, ये भी क्या कर सकते हैं, इसकी डोरमेंसी को ओवरकम कर सकते हैं, डोरमेंसी को खत्म करवा सकते हैं। लाइट के लिए तो पढ़ के भी आए थे हम, रेड लाइट जो है PFR बनाती है और PFR सीड जर्मिनेशन के लिए हेल्प करती है। बिल्कुल सर। और टेम्परेचर में चिलिंग ट्रीटमेंट है, लो टेम्परेचर जो होता है अगर सीड को दिया जाए तो जर्मिनेशन होता है। बिल्कुल। तो बच्चे ये हमारा लास्ट टॉपिक था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। यहां हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ लिया है। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं इसी चैप्टर के। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस पे चलते हैं। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है कि फुलिस सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। कि फुलिस सीडलिंग से किसकी डिस्कवरी हुई थी? तो याद करो अपन ने बात की थी डिस्कवरी में कि कुछ ऐसे राइस के प्लांट्स थे जो एक्सेसिवली टॉल हो गए थे, पेल येलो कलर के, और जो फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे थे। और हमने ये भी कहा था कि उनके ऊपर एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई का इन्फेक्शन था और वहीं से डिस्कवरी हुई थी जिब्रेलिन की। तो बच्चों देखिए इस ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है जिब्रेलिन, ये रहा सेकंड ऑप्शन में जिब्रेलिक एसिड की फुलिस सीडलिंग से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी। बिल्कुल। इसी सीक्वेंस में आगे चले। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड। जब हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो पहले हमें उनका केमिकल नेचर बताया जाता है कि केमिकली क्या है। तो सबसे पहले बात आ रही है कि डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स, इनमें लिखा है इंडोल 3 एसिड्स। इंडोल 3 एसिड्स जो थे, इंडोल एसिड्स, ये ऑक्सिन्स थे। तो ऑक्सिन्स तो हमने कहा था कि भी इंडोल एसिड्स हैं। जिब्रेलिक एसिड की बात आई तो हमने कहा कि जिब्रेलिन एसिडिक नेचर के हैं, जिब्रेलिक एसिड है या ट्रपीन्स हैं, तो इसका मतलब कैरोटिनॉइड के डेरिवेटिव ये भी नहीं है। बात आती है इंडोल ब्यूटारिक एसिड की, तो इंडोल एसिड भी क्या थे, ऑक्सिन्स थे। तो फिर कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव कौन है? तो कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव हमने बताया था एब्सिसिक एसिड को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा एब्सिसिक एसिड। जी बिल्कुल बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2012 का। इजी सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन जब पढ़ा था अपन ने बहुत अच्छे से बात की थी कि जिब्रेलिन जो है वो तो क्या करता है, सीड का जर्मिनेशन, जबकि इसका उल्टा हार्मोन अपन जब ABA पढ़ रहे थे तब अपन ने कहा था कि एब्सिसिक एसिड सीड को डोरमेंट करता है, उसकी ग्रोथ को, जर्मिनेशन को रोकता है। तो इसका एंटागोनिस्ट अपोजिट वर्क करने वाला हो गया ABA। बिल्कुल। और साथ में हमने पढ़ के भी आए हैं कि सीड डोरमेंसी करवाने का जो कारण था केमिकल्स में एब्सिसिक एसिड है, फेनोलिक एसिड है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड है। बिल्कुल। लेकिन वहीं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में जिब्रेलिक एसिड हम पढ़ के आए हैं कि जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट्स ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रमोशन करते हैं किसका, जर्मिनेशन का। तो एंटागोनिस्टिक हो गया ये। इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चे कि ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाय, कि हम अगर ऑक्सिन का पता लगाना चाहें प्लांट के अंदर तो किस टेस्ट से लगा सकते हैं। तो पहला है लेट्यूस हाइपोकोटाइल एलोंगेशन, ऐसा हमने को टेस्ट पढ़ा ही नहीं है प्लांट ग्रोथ वाले में। हमने हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा मिनरल्स के लिए।
हमने पोटोमीटर पढ़ा ट्रांसपिरेशन के लिए, स्टोमेटा के लिए, ट्रांसपिरेशन रेट का पता करने के लिए पोटोमीटर। अवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट पढ़ा था हमने, जिसमें हमने कहा था कि यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो जाता है लाइट की तरफ। किसका? प्लांट का। कोलेप्टाइल टिप की हमने बात की थी, हमने कहा था टिप में ऑक्सीजन बनता है और लेटरल पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसमिटेबल यहां एक केमिकल बनता है जिसको हमने बाद में ऑक्सीजन बोला, और एफडब्ल्यू वेंट को उनका क्रेडिट भी हमने दिया। तो अवेना कर्वेचर टेस्ट जो था बच्चे, वो था जो कि बायो ऐसे करने में हेल्प कर रहा था हमें। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए, बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, कि फ्रूट और लीफ जो है अगर वो अर्ली स्टेजेस में गिर रहे हैं तो आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, किसकी हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हो? ये क्वेश्चन है 2017 का। तो बच्चों देखिए, हमने ये बात की थी जब ऑक्सीजन पढ़ रहे थे कि ये एब्सिशन को प्रमोट करता है, किस में? ओल्ड स्टेज में, लेकिन यंग लीव्स और फ्लावर को, फ्रूट्स को गिरने से रोकता है। तो प्रिवेंट एब्सिशन इन अर्ली स्टेज, आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। इथाइलिन तो करवाता है, जब मेच्योर हो जाते हैं फ्रूट्स तब उनको मतलब गिराता है, डीअटैच करता है, उनका एब्सिशन करवाता है, तो इथाइलिन नहीं होगा। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड ये ग्रोथ प्रमोटर्स है, लेकिन इनमें ये फंक्शन अपन नहीं पढ़ा कि जो अर्ली स्टेज के अंदर अगर उसका एब्सिशन रोक रहा है तो वो कौन था? हमने पढ़ा था ऑक्सीजन के फंक्शंस। बिल्कुल। इसी सीक्वेंस में आगे चले तो नीट यूजी 2019 का क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द साइट ऑफ द प्रिसेप्शन ऑफ द फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स? अब जो प्लांट फोटो पीरियडिज्म को फॉलो करते हैं उनमें ये फोटो पीरियडिज्म का जो इफेक्ट है इसे परसीव कौन करता है? तो हमने कहा था लीव्स। हालांकि फ्लावर का फॉर्मेशन टिप्स कर रहे हैं, फॉर्मेशन फ्लावर का टिप पर हो रहा है, मतलब बर्ड्स कर रही हैं, एक्सिलरी बर्ड हो गई या एपिकल बर्ड्स हो गई, तो वेजिटेटिव एपेक्स रिप्रोडक्टिव एपेक्स में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए हार्मोन चाहिए फ्लोरिजन, वो तो लीव्स में बनता है ना, फाइटोक्रोम्स की वजह से। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लीव्स। जी बिल्कुल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीट यूजी 2020 इसी साल का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कि कौन से टाइम पे ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है? पहला ऑप्शन है हमारा डोरमेंसी, तो हमने कहा था कि वहां तो ग्रोथ रुकी रहती है, जर्मिनेट नहीं कर पाता, इसलिए आंसर नहीं होगा। अब ये लॉग फेज और लैग फेज, अपन ने जब ग्राफ पढ़ा था तो वहां पे ये कहा था कि जो सिग्मोइड कर्व शेप का ग्राफ जो आता है, तो इसमें ये स्टार्टिंग की फेज तो थी हमारी लैग फेज, और जो ये फेज थी जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ थी, जिसे ग्रांड फेज ऑफ ग्रोथ कहा था, वो थी हमारी लॉग फेज, और ये फेज थी हमारी स्टेशनरी फेज। तो बच्चों किस में ग्रोथ मैक्सिमम हो रही है? लॉग फेज में। लैग फेज में ग्रोथ कम हो रही है। और सेनेसेंस तो मींस की जब वो मेच्योरिटी की तरफ, जब ओल्ड हो जाता है या जीर्ण हो जाता है प्लांट, तब की बात है, तो सेनेसेंस में ग्रोथ कम होगी। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन सी फेज में होगी? लॉग फेज में। बिल्कुल। अभी क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं लेटेस्ट नीट यूजी 2020 कोविड-19 का जो पेपर हुआ था कोविड के बच्चों के लिए, उसमें आया था ये क्वेश्चन कि इनहिबिटरी सब्सटेंसेस इन द डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द सब्जेक्टिंग सीड टू, कि जर्मिनेट नहीं करने देते हो। तो हमने पढ़ा जिब्रेलिक एसिड, नाइट्रेट, एस्कॉर्बिक एसिड और चिलिंग कंडीशंस। अब ये पूछा कि इनहिबिटरी सब्सटेंस इन द डोरमेंट सीड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग सीड टू। अब आप बताइए, अगर किसी सीड को मुझे जर्मिनेट करवाना है तो क्या मैं जिब्रेलिक एसिड देकर करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकता हूं। क्या मैं नाइट्रेट देकर जर्मिनेट करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकता हूं। क्या हम चिलिंग ट्रीटमेंट से करवा सकते हैं? बिल्कुल जर्मिनेशन करवा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कैन नॉट बी रिमूव्ड, मतलब आप नहीं हटा पाए हैं इनहिबिटरी इफेक्ट को और सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आएगा कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। वो केमिकल हो गया है जिस केमिकल की वजह से आप सीड का जर्मिनेशन नहीं करवा पाए, क्योंकि सीड डोरमेंसी में हमने जो एंटी जर्मिनेटिंग केमिकल्स इनहिबिटर्स पढ़े थे उनमें हमने पढ़ा था एब्सिसिक एसिड, पैरा अस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड। इसका मतलब ये ऐसे केमिकल्स हो गए जो सीड को जर्मिनेशन से रोकते हैं, लेकिन जिब्रेलिक एसिड, नाइट्रेट और चिलिंग कंडीशंस जो हैं ये सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये बच्चे लेटेस्ट क्वेश्चंस हुए, सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली है। यहां तक आते आते प्लांट फिजियोलॉजी जो यूनिट है, जिसमें कि हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन और लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। इन चैप्टर्स को हमने बहुत ही
इंटरेस्टिंग वे में इंटरेक्ट करते हुए पढ़ा है, और हमें यह लगता है, हमें यह उम्मीद भी है कि आपको यह तरीका पसंद आया, और साथ ही साथ सब्जेक्ट के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बड़ा होगा। जी बिल्कुल बच्चों, और आप आने वाले चैप्टर्स को भी इसी तरीके से हैप्पीली इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ते रहेंगे, और हम लोग एलन सिस्टम पूरी टीम आपको ऐसे ही पढ़ाती रहेगी, क्योंकि इन क्लासेस का नाम ही है IHL, और IHL मतलब है इंटरेक्टिव एंड हैप्पी लर्निंग।